नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में नए 3 आपराधिक कानून लागू, सीएम धामी बोले नए क्रिमिनल लॉ से बेहतर होगी न्याय व्यवस्था, मुकदमों का जल्द होगा निस्तारण। एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी, 5 दिन में होगी 50 विभागों की बैठकें, हर दिन 5 विभागों की समीक्षा का मुख्यमंत्री परखेंगे तैयारी। राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं उपचुनाव, कांग्रेस की कमजोर रणनीति पार्टी पर पड़ सकती है भारी, तो बद्रीनाथ में बीजेपी को नाराज वोटर्स कर सकते हैं हैरान। कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों की पुलिस के साथ हुई बड़ी बैठक, पुलिस प्रशासन ने तैयार किया खास प्लान, सुरक्षा और सुविधा पर हुई चर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देश भर के लिए 1 जुलाई की तारीख भी ऐतिहासिक हो गई है, क्योंकि देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, जो कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। क्या है ये 3 कानून और इन कानूनों के तहत क्या कुछ न्याय व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई 2024 का दिन भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर जुड़ गया है। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। ये कानून ब्रिटिश काल के इंडियन पिनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। यानी अब देश में आईपीसी की जगह बीएनएस की धाराएं लागू हो गई हैं। इनमें सजा से लेकर जुर्माना तक बदला गया है। ऐसे में नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है, तो आइए विस्तार से इन कानून के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन से कानून लागू हुए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे और 1 जुलाई से ये कानून लागू हो गया है। इन नए कानूनों को तकनीक से जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इससे कई फायदे होंगे। आम लोगों को छोटी से छोटी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस को रिश्वत देने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हत्या, लूट, दुष्कर्म की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिले में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस लोगों को नहीं टालेगी। इसी के साथ नए कानून में एक अहम मुद्दा आतंकवाद का भी है। इसके तहत जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। आइए समझते हैं क्या क्या आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। देश के बाहर भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नकली नोट या सिक्कों को चलाना या उनकी तस्करी करना आतंकवाद की कैटेगरी में होगा। नए कानून में बम विस्फोट को तो आतंकवाद माना जाएगा ही, बल्कि बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या किसी भी खतरनाक तरीके से हमला पहुंचाना भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। यदि किसी की संपत्ति को आतंकी गतिविधियों के जरिए हासिल किया गया है और वो इसके बावजूद उस पर अपना कब्जा रखता है, तो वो भी आतंकी घटना होगी। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना आतंकवाद माना जाएगा। नए कानून संहिता के तहत धाराओं की संख्या 511 से घटकर 358 की गई है। इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। कई अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। साथ ही छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। वहीं कई अपराधों के लिए जुर्माना भी बढ़ाया गया है और सजा की अवधि में भी इजाफा किया गया है। हत्या, पहले आईपीसी धारा 302, अब बीएनएस की धारा 103। हत्या का प्रयास,
पहले आईपीसी धारा 307, अब बीएनएस की धारा 109। गैर इरादतन हत्या, पहले आईपीसी की धारा 304, अब बीएनएस की धारा 105। दहेज हत्या, पहले आईपीसी धारा 304 बी, अब बीएनएस की धारा 80। चोरी, पहले आईपीसी धारा 379, अब बीएनएस की धारा 303। दुष्कर्म, पहले आईपीसी की धारा 376, अब बीएनएस की धारा 64। छेड़छाड़, पहले आईपीसी धारा 354, अब बीएनएस की धारा 74। धोखाधड़ी, पहले आईपीसी धारा 420, अब बीएनएस की धारा 318। लापरवाही से मौत, पहले आईपीसी धारा 304 ए, अब बीएनएस की धारा 106। देश के खिलाफ युद्ध, पहले आईपीसी धारा 121, 121 ए, अब बीएनएस की धारा 147, 148। मानहानि, पहले आईपीसी धारा 499, 500, अब बीएनएस की धारा 356। लूट, पहले आईपीसी धारा 392, अब धारा बीएनएस 309। डकैती, पहले आईपीसी धारा 395, अब धारा बीएनएस 310। पति द्वारा क्रूरता की शिकार महिलाएं, पहले आईपीसी धारा 498 ए, अब धारा बीएनएस 85। आज 1 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने स्वदेशी कानून लागू करे हैं और अमूलचूल परिवर्तन है उसमें, विदेशी भावनाओं से अलग है। बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। जैसे पहले एक कहते थे 100 दोषी छूट जाएं, कहावत थी 100 दोषी छूट जाएं पर एक वो नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अब ये सब भावनाएं खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, विज्ञान विधि को, फॉरेंसिक को, ऑडियो वीडियो को इंक्लूड कर लिया गया। तो जो गुंजाइश पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की क्रिमिनल्स के लिए रहती थी वो सब बंद हो गई है। देखिए, जो सेक्शन है उसकी नंबरिंग में तो काफ़ी चेंजेज हुए हैं। जो 420 था वो चेंज हो गया, 374 मेन धाराएं चेंज हुई। लेकिन जो ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग की इसमें अभी और ज़रूरत है। अभी हमारे 10 दिन का यहाँ पे 2 सेशन चले थे एडवोकेट के, और अब हम इसे आगे और चलाएंगे। EFIR ये एक नई चीज़ आई है जिसमें आप ज़ीरो FIR, EFIR में ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से FIR कर सकते हैं। ज़ीरो FIR में ये है कि आप किसी दूसरे प्रदेश में हैं, आपका सामान खो गया है, तो आप वहाँ पे FIR कर सकते हैं दर्ज, वो ऑटोमेटिकली आपके क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो पूरे भारतवर्ष में आप ही कर सकते हैं। फिर 7 साल से जो अपराध कम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। उसमें कि जो अब 3 वर्ष तक के अपराध हैं उसमें पुलिस DSP की परमिशन से गिरफ्तार कर सकती है। इन नए कानून के लागू होने के साथ ही इनके तहत मुकदमा भी दर्ज होने लगा है। देश में इन कानून के तहत पहला मुकदमा दिल्ली में एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज किया गया। सरकार का दावा है कि इससे नए व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा, साथ ही भ्रष्टाचार में कमी आएगी। वहीं लोगों को न्याय जल्द मिलेगा, अदालतों में मुकदमों का बोझ कम होगा और शिकायतें आसानी से दर्ज कराई जा सकेंगी। देश भर में आज से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। 3 नए कानून को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार इन 3 नए कानून को लागू करने की पहले से तैयारी कर चुकी थी और इस संबंध में 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जा चुका है। अब लोगों को सरल, आसान तरीके से न्याय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए कानून से व्यवस्था और दुरुस्त होगी। जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होगी। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे
पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेजी से न्याय मिलेगा। वहीं नए कानून को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 3 नए कानून लागू होने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव होता है या स्थिति जस की तस बनी रहती है। सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है और ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि सरकार हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं। वहीं नए कानून को लेकर उत्तराखंड के हर जिले में पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्द्वानी कोतवाली में व्यापारियों और स्थानीय लोगों को पुलिस ने नए कानून की जानकारी देते हुए जागरूक किया। देखिए, आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में आज हर थाने क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें आम जनता को नए जो कानून हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है और इसके साथ ही जनता और पुलिस के मध्य एक संवाद आज किया गया है। उधर नरेंद्रनगर पुलिस ने भी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में आसपास के गांव के लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ये भी बताया कि अब न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आज दिनांक 1 जुलाई 2024 रात 12 बजे से एक बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया है हमारे देश में। 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि अंग्रेजों के ज़माने के हमारे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट थे, उनमें बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करके ये 3 नए कानून आज से पूरे देश में, पूरे भारत देश में लागू किए जा चुके हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पहली तस्वीर दिनेशपुर की है, जहां जनप्रतिनिधि और स्कूल छात्र छात्राओं के साथ नए कानूनों को लेकर जानकारी दी गई। दूसरी तस्वीर रुड़की के गंगनहर कोतवाली की है, जहां नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूक किया गया। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं घनसाली की है, जहां पुलिस ने लोगों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि नए कानून से न्याय व्यवस्था में किस तरह से सुधार होगा। ये पुराना जो कानून था 1860 में लागू किया था अंग्रेजों के टाइम का, जिसको IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के तौर पे जाना जाता था। अब 2023 में 25 दिसंबर 2023 को हमारा नया कानून बना, जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू होना है, जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में। नया कानून अब जो है, पुराने कानून में दंड संहिता थी, अब नया कानून जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, तो यह बहुत ही अच्छा सरल कानून बनाया गया है। और जैसे कि आज के टाइम पे सर्विलांस, साइबर फ्रॉड, ये आदि चीज़ें थी, सब इस कानून में सरलता से हैंडल की जा सकती है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मिशन मोड में काम करने लगे हैं। अब मुख्यमंत्री ने अगले 5 दिनों के लिए 50 से अधिक विभागों की हर दिन 3 बैठकें करने का लक्ष्य तय किया है और आज से इन बैठकों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, लिहाजा हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, राज्य को क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहां जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम
बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राजस्व बढ़ाने वाले विभागों में तेजी से राजस्व वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार की सफल कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। खनन आबकारी जैसे प्रमुख विभागों में राजस्व वजन के साथ ही व्यवस्था और पारदर्शिता हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में पारदर्शी तरीके से राजस्व वृद्धि करने के साथ एक बेहतर संदेश दे रही है। ये हमने पहले से संकल्प लिया है कि सरलीकरण आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिलें। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देहरादून में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दे रहे तमाम चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर्स भगवान का रूप है। यही कारण है कि धामी सरकार ने चिकित्सकों का सेवा विस्तार 60 साल से 65 साल तक कर दिया है। इससे पहाड़ों में डॉक्टर्स की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी। मैं उसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये 1991 से शुरू हुआ हमारा डॉक्टर्स डे में हम लोग हर वर्ष जो चिकित्सक हैं, जो अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं, अनेकों काम कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। आज देखिए डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें। देखिए मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को यही संदेश है कि जो आपने पढ़ाई करी है और जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, सबका एम यही होता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और मरीजों की सेवा करूं। तो जो सुख आपको ठीक हुआ मरीज देगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महज 10 दिन बचे हैं। बीजेपी कांग्रेस भले ही अपनी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती कम नहीं है। जहां कांग्रेस के प्रभारी ने उत्तराखंड से दूरी बनाई है, तो वहीं बीजेपी के सामने नाराज वोटर्स को साधना बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड से कांग्रेस प्रभारी की दूरी, पार्टी की रणनीति या फिर कोई मजबूरी? बीजेपी की राह भी नहीं आसान, नाराज वोटर्स कर सकते हैं हैरान। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भले ही दोनों सियासी पार्टियां कसरत करती नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौती कम नहीं है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस हाईकमान इस उपचुनाव में भी सीरियस नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड पर खास ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस को एक बेहतर चुनावी रणनीति और अपने मजबूत नेताओं के साथ की जरूरत थी, लेकिन उपचुनाव में भी इसकी कमी महसूस की जा रही है। चुनाव में पार्टी को जीत का स्वाद चखाने की जिम्मेदारी जिस प्रभारी की होती है, उसने पार्टी से और प्रदेश से ही दूरी बना रखी है। कुमारी शैलजा के कंधों पर उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर ना तो उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया और ना ही यहाँ कोई बैठक की। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए आखिर कांग्रेस कितनी गंभीर है। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से एक बार भी उत्तराखंड नहीं आई और आगे भी कब आएंगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं। लोकसभा चुनाव में भी कुमारी शैलजा उत्तराखंड सिर्फ 2 से 3 बार आई। हालांकि उपचुनाव में कुमारी शैलजा वर्चुअल माध्यम से संगठन को दिशा निर्देश जरूर दे रही हैं, लेकिन धरातल पर तैयारी कितनी है इसका अभी तक कुमारी शैलजा ने कोई जायजा नहीं लिया, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अगर वो संसद में नहीं रहेंगे, आप कहेंगे कि साहब संसद सदस्य बनी है और विप के बाद भी जो है वो दिल्ली नहीं है और अपने सदन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे तो आप कहेंगे साहब वो यहाँ नहीं आ रही। ये समझने की बात है, नया ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। रोज़ शाम को
या देर रात को जब वो सदन से आती हैं उसके बाद वो वर्चुअल हमसे मीटिंग करती हैं, दिशा निर्देश देती हैं और अपनी दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। वहाँ कांग्रेस का व्हिप जारी है, इसलिए वो सदन में है क्योंकि संसद चल रही है और पहला सत्र है तो उनका होना वहाँ महत्वपूर्ण है। और लोगों ने तभी भी पूछा जब ओथ चल रही थी, क्या बिना शपथ लिए वो यहाँ आ जाती? संसद बनी है सिरसा से तो उनको वहाँ रहना जरूरी है। वर्चुअल मीटिंग्स कर रही हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग में सामने बैठ के जैसी बातचीत होती है ऐसी बात होती है। तो फिजिकली वो नहीं है लेकिन वो लगातार हमारे टच में हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो भले ही पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान तक तैयारी में जुटा हो, लेकिन पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है उसे लेकर बीजेपी को परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि मंगलौर सीट हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा सीट, दोनों जगह से ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दूसरे दल से आए चेहरों पर भरोसा जताया है। बद्रीनाथ में वोटर्स की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इस सीट पर कांग्रेस उन मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है जो राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से नाराज हैं, क्योंकि 2022 में यहां की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र भंडारी को जिताकर विधायक बनाया था, लेकिन जनता के आशीर्वाद का सम्मान न करते हुए इस लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल है कि क्या बद्रीनाथ की जनता एक बार फिर राजेंद्र भंडारी पर विश्वास जता पाएगी? खुद बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी क्या अपने वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को बढ़त तो मिली, लेकिन उतने वोट नहीं मिले जितने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने हासिल किए थे। 2019 में बीजेपी को 37,069 वोट मिले तो 2024 में 31,854 वोट मिले। ऐसे में वोटर्स को अपनी ओर खींचना राजेंद्र भंडारी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस मुख्यालय में कई राज्यों के पुलिस अधिकारी और केंद्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें आगामी कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ मेले में बड़ी चुनौती यातायात के दबाव को व्यवस्थित करना है। राज्य पुलिस ड्रोन और आधुनिक तरीकों से भी कांवड़ का बेहतर संचालन के हर प्रयास करेगी। देखिए, डाक कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कानून व्यवस्था और बेहतर। किच्चा विधायक तिलक राज मेहर ने पंतनगर थाना अध्यक्ष वायरल ऑडियो वाले मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। न्याय न मिलने पर एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पंतनगर का मामला धीरे धीरे और गंभीर होता चला जा रहा है। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 3 साल तक एसओ को कैसे रखा गया है कि थाने में अश्लील बातें करने का क्या उसको लाइसेंस दे दिया एसएसपी ने? आज वो परिवार कल शाम को मुझसे मिला था और मैंने आज उनकी चिट्ठी डीआईजी को भेजी है। पौड़ी में आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश में एसएसपी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के कारण लिया गया है, जिसमें बाइक में सवार एक युवती की मौत भारी वाहन के चपेट में आने से हो गई थी। वहीं शहर में ट्रैफिक जाम का कारण भी भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें।
जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। लोहाघाट में 3 जुलाई तक हेल्थ ग्रोथ सेंटर खाली करने के फरमान से नाराज लोगों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। दरअसल महिला लोह शिल्पियों को रोजगार से जुड़ने के लिए लोहाघाट में 5 साल पहले ग्रोथ सेंटर खोला गया था, जिससे लोह शिल्पियों ने अपनी मेहनत से आगे उसे बढ़ाया। लेकिन अब इस ग्रोथ सेंटर को खाली करने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर एसडीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए लोगों ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दे दी है। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इतने सारे लोग काम करते हैं, हम गरीबों के पेट में लात मार दी गई है। अब ग्रोथ सेंटर ऐसे ही खाली करने को बोल दिया है। उस पर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद? ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा सब कुछ। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करा। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं, हम कहाँ कहाँ नहीं चले गए हैं। वहीं रुड़की में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक युवक का शव मंगलौर क्षेत्र के एक बाग से मिला था। हत्या के पीछे युवक का दोस्त ही निकला, जिसे नशे और पैसों के लेन देन के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी युवक पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। कि एक व्यक्ति की कान के पास में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सभी साक्ष्य संकलन किया गया और इस व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किए गए। पुलिस को यह संज्ञान में आया कि उक्त व्यक्ति का नाम कपिल सैनी पुत्र संजय सैनी है। तत्काल उसके पिता की ओर से पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया। 302 की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये जब हमें पता लगा कि यह व्यक्ति एक अन्य लड़के के साथ आया था अंकित सैनी के नाम से, जब पुलिस ने उसके धरपकड़ का प्रयास किया तो वो घर से फरार था। आज कल 30 तारीख को उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में नए 3 आपराधिक कानून लागू, सीएम धामी बोले नए क्रिमिनल लॉ से बेहतर होगी न्याय व्यवस्था, मुकदमों का जल्द होगा निस्तारण। एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी, 5 दिन में होगी 50 विभागों की बैठकें, हर दिन 5 विभागों की समीक्षा कर मुख्यमंत्री परखेंगे तैयारी। राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं उपचुनाव, कांग्रेस की कमजोर रणनीति पार्टी पर पड़ सकती है भारी, तो बद्रीनाथ में बीजेपी को नाराज वोटर्स कर सकते हैं हैरान। कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों की पुलिस के साथ हुई बड़ी बैठक, पुलिस प्रशासन ने तैयार किया खास प्लान, सुरक्षा और सुविधा पर हुई चर्चा, ड्रोन से होगी निगरानी।